अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर के ऊपर और उस चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन। अच्छा जी, रेस्पायरेशन की डिस्कशन में अब रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी मैकेनिज़म्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको पहले ये एक ओवरव्यू दूंगी कि हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलते जाएंगे। इस चैप्टर के एंड पे पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आएगा, तो पहले उसके ऊपर एक ओवरव्यू देती हूँ, फिर इसकी डिटेल डिस्कशन में जाएंगे। तो रेस्पायरेशन इज़ बेसिकली सांस लेने का जो तरीका होता है या सांस लेने के जो मैकेनिज़म्स होते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी मैकेनिज़म्स या रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक सेलुलर रेस्पायरेशन होती है और एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन होती है। कौन सी होती है? एक ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। और तो इसमें लफ्ज़ क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन कोई भी उज़ू, आज़ा, तो मतलब कि जो ऑर्गन से रिलेटेड होगी, बड़े लेवल पे होगी। जो चीज़ बड़े लेवल पे होती है उसे कहते हैं ग्रॉस लेवल, ठीक है। तो ग्रॉस वो चीज़ होती है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और दूसरी जो हम डिस्कस करते हैं वो होती है सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब कि सेल के लेवल पे, जो खुलिये के लेवल पे जो रेस्पायरेशन होगी वो कहलाएगी सेलुलर रेस्पायरेशन। अब आपने देखा होगा, आपको पता होगा यकीनन फ्रॉम योर डिस्कशन इन फर्स्ट ईयर, 9th 10th, बचपन से, कि पहले होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, केमिकल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ये मिलके क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स, जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, या बल्कि रादर इससे पहले भी जो लोअर लेवल होता है उस पर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब मतलब नीचे किसी का छोटा होना, किसी की जैसे सब ऑर्डिनेट होता है, तो अब किसी के अंडर होना, किसके? सब एटॉमिक, एटम का छोटा हिस्सा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो फिजिक्स की डिस्कशन है और केमिस्ट्री की, उसमें हम नहीं जाएंगे। खैर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद होते हैं एटम्स या एलिमेंट्स या केमिकल्स, आप उसे कह लें, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इनकी आई थिंक अभी तक आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट इस एज पे आ गए हैं कि इतना तो पता होगा कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, लोगों को ये बेसिक बातें भी नहीं पता होती। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आपके ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो एटम या एलिमेंट जो है, व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट? किसी भी एलिमेंट का जो एक सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा हिस्सा होगा, नॉन डिविजिबल। एटम लफ्ज़ निकला है एटमोस से, जिसे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये नॉन डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब या डिवाइडेबल मतलब वो चीज़ जो डिवाइड हो सके, जो तकसीम हो सके, जिसके फर्दर हिस्से हो सके। लेकिन एटम, पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि ये नॉन डिविजिबल है, इसके हिस्से नहीं हो सकते। लेकिन अभी हमें पता है कि एटम के भी हिस्से होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और इसके अलावा भी होते हैं, वो कहा जाता है। खैर, तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे एक छोटा हिस्सा होगा, दैट विल बी एटम। लेकिन एलिमेंट्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। एंड हाउ मेनी एलिमेंट डू वी हैव इन अ पीरियोडिक टेबल? कहीं पे कुछ किताबों में 118 लिखा है, जो पुरानी किताबें, कहीं में 120 आ गए, कहीं 119 आ गए, लेकिन अभी जो है कहीं कहीं इवन 130 तक एलिमेंट्स भी चले गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड, दुनिया तरक्की कर रही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी हम डिस्कवरीज, नई डिस्कवरीज हो रही हैं। साइंस की जितनी जिद्दत हो गई है, जितनी मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट हो गई है, इतनी साइंस की जो तरक्की हो गई है, इसकी वजह से क्या है कि नई डिस्कवरीज की वजह से नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस बेसिस पे डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन होगा, अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो वो चेंज होगा, लेकिन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो एक एक प्रोटॉन का ग्रेजुअली करके बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स वो चीज़ है जो कि एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकता है, और हमें पता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, आप गेन कर लें, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसे हम कहते हैं कैट आयन। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लूज़ कर दें, यानी कि नेगेटिविटी निकाल दें आप उसके अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दें किसी एटम के अंदर से, तो वो क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कहते हैं कैट आयन। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो अब कहलाएगा एनाइन। तो कैटाइंस और एनाइंस ये क्या होते हैं, मतलब ये शो कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेंज होते हैं, यानी कि वो एक एक स्टेप से चेंज नहीं हो रहे थे। पहले एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, लेकिन जो है हीलियम में शायद 2 हों, और उससे आगे जब बेरिलियम में चलते जाएं, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, इस तरह से आगे जब चलते जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुरू में ही होता है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का रेशो होता है, यानी अगर एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी एक होगा। फिर ये होता है कि एक प्रोटॉन और 2, जितने प्रोटॉन्स हैं उसके डबल न्यूट्रॉन्स। लेकिन फिर जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप आगे जाते जाते हैं और बड़े एलिमेंट्स आते जाते हैं तो उसमें ये रेशो बिल्कुल आउट हो जाता है। हो सकता है कि 15 प्रोटॉन हो और जो है 75 न्यूट्रॉन्स हो, तो ये रेशो आउट हो जाता है वहाँ पे जाके। खैर, अब ये डिस्कशन करने का मतलब ये था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज नहीं होता एक एलिमेंट में। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होगा तो वो नया एलिमेंट होगा कोई, यानी कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो वो हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है तो वो हीलियम होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है जिसका, तो वो एलिमेंट क्या होगा, बोरॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और हमें पता है कि हर एलिमेंट का एक सिग्निफिकेंट, एक खास, एक डिस्टिंक्ट एटॉमिक नंबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज मतलब एलिमेंट चेंज। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया दूं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत मेजर पार्ट बायोकेमिस्ट्री भी होता है। केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी यानी कि बायो का मतलब है लाइफ की स्टडी, तो जब आप लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं यानी ह्यूमन की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम किससे बने होते हैं, हम इन्हीं एलिमेंट्स से ही तो बने हुए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे अंदर मैग्नीशियम, सल्फर, कैटाइंस, एनाइन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं की बेसिस पे हमें इनके मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री की साउंड नॉलेज और अच्छे कंसेप्ट हमारे केमिस्ट्री के भी होने चाहिए। ठीक, तो हमने कर ली बात सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। फिर हमने की बात की वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो अगला स्टेप है वो है एटम्स या एलिमेंट्स। और फिर हमने आपको बताया कि एटम्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, एटम्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम्स जो आपकी बायोलॉजिकल, जब ये मिलेंगे, इन्होंने जब मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, बॉन्डिंग होगी, तो कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर आपकी बॉडी में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 1, 2, 3, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जब बन गए तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है या बायो मॉलिक्यूल्स वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेल्स। सेल की ऑर्गेनेल्स और सेल्स। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेल्स, तो वो ऑर्गेनेल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब क्या मतलब है ऑर्गेनेल्स से? ऑर्गेनेल्स से मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेल्स से मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, इससे मतलब है साइटोस्केलेटन, इससे मतलब हम जितने भी आपके राइबोसोम्स हो गए, प्लाज्मिड्स हो गए, अगर आप बात करें बैक्टीरिया की, या क्लोरोप्लास्ट मेकिंग जो आपकी फैक्ट्री है प्लांट के अंदर, तो डिफरेंट सेल्स में, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन की बात तो नहीं कर रहे, वो भी तो जिंदा हैं, जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो उनके जो केमिकल्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। तो उनके सेल्स में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के डिस्कशंस में, आप पढ़ चुके होंगे। तो ये सेल्स प्लस ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, इसे कुछ लोग ऑर्गेनेली कहते हैं या कुछ डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, लेकिन ई जो अल्फ़ाबेट है इसका फोनिक होता है ए वाई, जैसे आप बोलते हैं ए।
तो ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हमेशा अगर आपको किसी लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो आप जो है उसके लिए गूगल का इस्तेमाल करें, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, आपको समझ आ जाएगा। किसी बात पे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्योंकि हम अंग्रेज़ नहीं हैं, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी तरह से बोलें, लेकिन अगर नहीं भी बोल सकते तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सेल्स, फिर सेल्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन, टिश्यूज़। टिश्यूज़ की जब कलेक्शन होती है तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन की कलेक्शन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और फिर ऑर्गन सिस्टम जब सारे एक साथ काम करते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म, सही। तो यहाँ पे हमारी क्या डिस्कशन हुई कि होते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि उनके एटम्स एलिमेंट होते हैं, फिर उनसे बनते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो बनाते हैं सेल्स और सेल के ऑर्गेनेल्स, फिर टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव द सेम कॉमन पर्पस, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उस सब मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ह्यूमन में कोई चीज़ ले लें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे सेल्स की बेसिस, हमारे एटम्स की बेसिस, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उन्होंने बनाई हमारी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल बना दिया, सेल ने मिलकर बना दिया टिश्यू। कौन सा सेल खास किस्म का बना दिया अगर हम देखें तो जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देख रहे हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसने बना दिया रेस्पिरेटरी टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ जो कि मॉडिफाइड हैं, जो कि इस काबिल हैं कि वो सांस लेने की कैपेबिलिटी कर सकें, तो उन्होंने रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ बना दिए। फिर रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन बनाया। कौन सा ऑर्गन बनाया? लंग्स। लंग अलग तरह का ऑर्गन, ट्रेकिया अलग तरह का ऑर्गन, ये ऑर्गन्स बनाए। फिर ऑर्गन्स ने साथ मिलके क्या काम किया? जब इस ऑर्गन ने एक एक ने साथ मिलके काम करना शुरू किया तो इसको हमने कहा ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम कौन सा होगा? जब ये ऑर्गन्स थे लंग्स, ट्रेकिया, ये कौन से ऑर्गन्स हैं? सांस लेने वाले ऑर्गन्स, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और जब हमने इनको सबका सिस्टम बना दिया तो वो कौन सा सिस्टम हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन का एक सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी का सारा सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स ने मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। और वो ऑर्गेनिज्म कौन है? उसका नाम है ह्यूमन, होमोसेपियन। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हमारी बात शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी हमारी बात? कि दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन, और ऑर्गन के लेवल पे रेस्पिरेशन। यानी कि इस लेवल की रेस्पिरेशन और ऑर्गन के लेवल पे रेस्पिरेशन, एक को सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, एक को ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सेल की रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसकी डिस्कशन हो चुकी है आपके फर्स्ट ईयर में। और वहाँ पे आपने जो ये बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो है किस तरह से ब्रेक डाउन होती है, उससे कैसे एनर्जी रिलीज होती है, कैसे एनर्जी गेन होती है, और फिर ऑक्सीजन का इसमें क्या ताल्लुक है, ऑक्सीजन का क्या काम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज़ करके ही तो ये एनर्जी गेन और रिलीज होती है। तो वो बेसिस, वो जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमारी डिस्कशन इट इज़ ऑन ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की जो पूरी किताब है उसकी एक थीम ये है कि आपने सिस्टम्स पढ़ने हैं इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन से रिलेटेड जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और मसल्स का सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सपोर्ट का जो आपकी सिस्टम है, बोन्स, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला मैकेनिज्म्स पढ़ने के सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने जो है होम्योस्टेसिस में पढ़ेंगे, किडनी वगैरह का फंक्शन। तो आपने इसकी थीम ये है कि आपने बेसिकली पहले सिस्टम्स पढ़ने हैं, फिर उसकी एवोल्यूशन पढ़नी है, और ये पढ़ना है कि ये इनकी बेसिस वर्क कैसे करते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम्स वाली बेसिस। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है इकोसिस्टम्स और डिफरेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के चैप्टर्स हैं उसके बाद। तो खैर अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हैं, सिस्टम्स वाले चैप्टर्स में हैं। तो यहाँ हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं, और अब हमारी ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम की? रेस्पिरेटरी सिस्टम की अभी डिस्कशन चल रही है, ठीक। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसकी और इसको डीपली डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है हमने? चैप्टर में हमने पढ़ने हैं जो ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीडियम ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि कहाँ जहाँ पे हम सांस लेते हैं, एयर, वाटर क्या है वो, और क्यों है, और क्या फ़ायदे हैं उसके, कुदरत है उसमें क्या, मतलब उसकी बेनिफिट्स हैं, जो हिडन बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन का, क्योंकि हमारा कोर फोकस, मेजर फोकस
ह्यूमन के ऊपर है, तो हम ह्यूमन इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी पूरी मैकेनिक्स, उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है, गैशियस एक्सचेंज है क्या, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स मतलब कि जो रेस्पिरेटरी खराबियां हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारी डिस्कशन डिटेल में जाने वाली है। हम सेलुलर रेस्पिरेशन को के उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारा। जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड है दैट इज़ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ऑर्गन के लेवल पे जो रेस्पिरेशन है। अच्छा जी, अब सारे लेवल्स पे, एट ऑल लेवल्स of activities in living organisms an uninterrupted supply of energy is required। ठीक है, हर वक्त आपको uninterrupted supply एनर्जी की चाहिए, ना रुकने वाली सप्लाई। ठीक है, और वो कैसे मिलती है आपको, सेलुलर रेस्पिरेशन से। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगी भाई, जब आप वेंटिलेशन करेंगे, यानी कि कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब क्या है कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स यही बुक से डिस्कस करते जाएंगे ताकि हम इस ट्रैक में भी रहें। तो क्या है कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि आपको हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए जो कि ना टूटने वाली हो, जिसमें कोई इंटरप्शंस, कोई ब्रेक्स ना आ रहे हों। अगर आपको 1 मिनट के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई ना मिले तो सोचें क्या होगा, हार्ट काम करना छोड़ देगा, किडनी फंक्शन करनी छोड़ देगी, यूरिन बनना छूट जाएगा, नर्वस सिस्टम में जो है सोडियम पोटेशियम एटीपी को तोड़ के जो है वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने वाला जो वो एक पंप है वो काम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी, यानी कि बॉडी का सारा काम रुक जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें शदीद ज़रूरत है रेस्पिरेशन की, जो कि किस लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर हमने डिस्कस कर लिया। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसे क्या है रेस्पिरेशन, उसकी फिर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर। ठीक, ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बायो एनर्जेटिक से रिलेटेड है। ऑर्गेनिज्मिक की फिर फर्दर 2 टाइप्स, 2 बल्कि नाम इसके, जिसे हम इसी ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेने का जो हमें जो फिजिकली मोटा मोटा जो दिख रहा होता है सांस, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, ये वाला जो अमल है दिस इज़ ब्रीदिंग, या फिर इसे आप कह लें कि ये वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ठीक, वेंट करना, किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। अच्छा, द सेलुलर रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग एक्टिविटीज़। हमें पता है कि आप जो सेलुलर लेवल की रेस्पिरेशन होती है इससे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि क्या, एनर्जी का आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी, वो करेंसी जिसमें जो है आप जाके एनर्जी खरीदते हैं, कहते हैं कि ये लो और एनर्जी दो, वो क्या चीज़ है, एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और एनर्जी एक्सट्रैक्शन होती है फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स, एनर्जी एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, फ्रॉम एटीपी वगैरह। अच्छा, अब इसके बड़े डिटेल्ड मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, बहुत हाइपोथेसिस हैं, एटीपी किस तरह से यूज़ होता है, कौन सा क्या मैकेनिज्म है, वो हमारा फिलहाल काम नहीं है, मगर मेजर मैं आपको बता दूं तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होती है सेल के लेवल पे, वहाँ पे डिफरेंट मशीनें समझने लगी होती हैं, जो कि पंप्स लगे होते हैं, डिफरेंट गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनमें से एटीपी का गुजरना होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप्स होते हैं, उनको पंपिंग से क्या होता है, जब वो हाइड्रोजन वहाँ पे टर्बाइंस जैसी चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं गेट्स, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC का इसमें काम होता है, साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम C और ATC के वेरियस कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है इसको निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो है हमें वहाँ से जो आ रही होती है उसको हम ब्लड के थ्रू, खून में जो चीज़ RBC, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसका जो मेजर मास है वो किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन से, HB।
ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है। हीम लफ्ज़ का मतलब होता है ब्लड। अगर आप किसी खून के डॉक्टर के पास जाएं तो उसे आप कहेंगे हीमेटोलॉजिस्ट, खून की स्टडी को कहेंगे हीमाटोलॉजी। तो हीम लफ्ज़ रिप्रेजेंट्स ब्लड, ठीक है। ग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो एक प्रोटीन होती है जो कि खून को उसका ब्लड रेड कलर देती है, विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन और HB, ठीक है। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसके पास ये ताकत, ये कुव्वत होती है कि ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ठीक। और फिर क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, इस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, एनर्जी खींची जाती है, किस में से, ATP में से, ठीक है। और ATP हमें कैसे मिली थी, जो हम फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फूड खाने के अंदर जो होते हैं, उससे ATP जनरेशन होती है। तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का किस्सा हमने ख़त्म किया और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी हमारी ये डिस्कशन हुई कि ऑक्सीजन की एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ये आपकी ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है। इसे हम ब्रीदिंग भी कहेंगे, वेंटिलेशन भी कहेंगे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो रेस्पिरेशन है, क्या हम पानी में मुंह डाल के सांस लेते हैं, क्या हम किसी दीवार पे मुंह नाक रख के सांस लेते हैं, किसी सॉलिड से सांस लेते हैं, यहाँ पे हमारा मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, गैशियस है, गैस है, यानी कि हमारे अराउंड हवा है, एयर है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में, एयर में 21% होती है ऑक्सीजन, ठीक है। और CO2 0.04%। बाकी ज़्यादातर आपकी हवा जो है, एयर किससे बनी होती है, नाइट्रोजन की कंपोजिशन होती है हवा में, ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं होती सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं इस बात के कि ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट है, हम क्यों एयर क्यों एक बेटर मोड ऑफ रेस्पिरेशन है रादर देन वाटर। तो हम उन चीज़ों को पहले एक दफ़ा मेजरली डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट ओनली बाय डिफ्यूजन। तो पहला ही हमें जो क्लू मिला कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होंगी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, ठीक है। तो उसमें से जो वन ऑफ दी सिंपलेस्ट वे है वो है डिफ्यूजन, ठीक है, कि एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो वो यहाँ से डिफ्यूज़ करके स्लोली स्लोली इस जगह चली जाएगी। जैसे मैंने इस कमरे के कोने में स्प्रे किया और उस कोने में स्प्रे तो नहीं था खुशबू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मॉलिक्यूल्स एयर में डिस्पर्स होकर डिफ्यूज़ कर करके जहाँ कम है वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। तो ये होती है डिफ्यूजन। अब रेस्पिरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स एंड आउटसाइड मीडियम विच मे बी वाटर और एयर। अब वाटर बाहर का मीडियम, जो आउटसाइड मीडियम है, वो वाटर भी तो हो सकता है ना, फिश वगैरह में वाटर होता है, और एयर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है, इंसान के अंदर हर चीज़ बेहतर अडेप्ट है, बेहतर तरीके से बनी हुई है, तो इंसान के अंदर क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज बाय द मीडियम इज एयर, हवा, ठीक। इसीलिए हम पानी में तो सांस नहीं ले सकते। अब क्या है कि देयर इज़ नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू मूव रेस्पिरेटरी गैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स यानी कि यही आपकी जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स है या जो ऑर्गन्स वगैरह की जो लाइनिंग की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जाती हैं गैसेस, डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं। क्योंकि अभी देखिए इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती होती तो हमें ATP चाहिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, हमें हर वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भी हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए होती, जबकि हमारा काम है क्या इससे कि हम एनर्जी बनाएं ऑक्सीजन से। तो हमें बस ऑक्सीजन जो है चाहिए होती है अगर एनर्जी बनाने के लिए, तो फिर हमें फ़ायदा ही क्या होता, यानी कि हमें क्या मकसद है हमारा कि हम ऑक्सीजन आए, हम उसको इस्तेमाल करके ATP बनाएं। लेकिन अगर ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए ही ATP चाहिए होती तो फिर वो तो कैंसिल आउट हो जाता ना, कि हमें उस काम को करने का मकसद है कि हम ATP बनाएं, लेकिन उस काम को करने के लिए ही हमें ATP चाहिए, यानी एनर्जी बनाना हमारा मकसद है मगर बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो फिर तो वो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को नलिफाई करके कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा नेट आउटपुट, टोटल हमें कोई उससे प्रोडक्ट नहीं मिलती। इसीलिए ATP का यूजेज या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हमारी गैशियस एक्सचेंज नहीं होता बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, इट इज़ बाय डिफ्यूजन। आप समझ आइए कि इस बात की क्या रीज़न है, इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है, हिकमत है इसके पीछे।
अच्छा, फॉर दैट मैटर एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि एयर ज़्यादा अच्छा, जब करनी ही डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन के लिए एयर इज़ गुड, एयर इज़ बेटर। वाई? अगर आप पानी का एक जार लें और एक ये इस जार में पानी नहीं है, सिर्फ गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वो कोई स्प्रे डालें या कोई कलर डालें तो उसको ऊपर से इस जगह तक, इस पानी वाले में जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको ऊपर से नीचे तक डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या यहाँ पे एक गैस थी, यहाँ पे आपने जो है स्प्रे किया और यहाँ तक पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली पानी वाले को, वाटर वाले को विल टेक मोर टाइम, वाइल ऑक्सीजन जहाँ पे सिर्फ एयर थी, एयर विल टेक लेस टाइम, तो जल्दी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला मीडियम यानी कि एयर ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल मीडियम है। फिर उसके बाद फर्स्टली द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर। अच्छा, अब क्या है कि हम क्यों ऑक्सीजन को हवा से ज़्यादा अच्छी तरह ले सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया ना कि हवा में एयर जहाँ होगी वहाँ पे ज़्यादा जल्दी सप्लाई होगी, जहाँ वाटर होगी मीडियम वहाँ देर से सप्लाई होगी। तो अब बात ये कि हम क्यों हवा को ज़्यादा अच्छा मीडियम ले रहे हैं, तो इसकी फर्दर रीजंस, 2 रीजंस हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन हवा में कितनी है, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, और दूसरी बात जो है वो वेंटिलेशन ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, डिफ्यूजन लेवल के ऊपर। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर के ऊपर क्या डिस्कशन है कि ऑक्सीजन कंटेंट हवा में, मैंने ये बात पहले बता दी कि हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर के अंदर, ठीक है, एक इक्वल वॉल्यूम, अगर मतलब इफ़ यू आर कंसिडरिंग 5 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 5 मिलीलीटर ऑफ एयर, ठीक है, ये वाटर है ये एयर है, तो इतने ही इक्वल हैं दोनों, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम होगी कंपेयर टू एयर, एयर में ज़्यादा होगी, तो एक तो इस वजह से, ठीक है। अब कितनी होगी, a liter of water cannot contain even 10 milliliter of oxygen, whereas content of fresh air is about 200 milliliter per liter। ये 1 लीटर एयर और ये है हवा। हमें पता है ना गैसेस भी तो लीटर की फॉर्म में, जो हमारे सिलेंडर होते हैं जिसमें हम गैस लेकर आते हैं वो लीटर्स की फॉर्म में मिलती है, और ये है 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर वाटर वाले में 10 मिलीलीटर भी ऑक्सीजन नहीं होगी, और 1 लीटर एयर वाले में 200 मिलीलीटर पर लीटर होती है, ठीक है। तो यानी कि हर 1 लीटर ऑफ एयर में 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, और हर 1 लीटर ऑफ वाटर में सिर्फ 10 मिलीलीटर होती है, तो ज़्यादा किस में, एयर में। तो दिस प्रूव्स के एयर ज़्यादा बेटर मीडियम है, और हैंस इसीलिए एयर में डिफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। अब डिफ्यूजन कितनी हो रही है ज़्यादा, 8,000 टाइम्स एयर में वाटर से ज़्यादा है, यानी कि वाटर और एयर में अगर हम कंपैरिजन करें तो 8,000 गुना ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन होती है एयर में, ठीक। फिर तीसरा क्या है, द वेंटिलेशन ऑफ वाटर इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट डेंसिटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी वही बात है 8,000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है विस्कोसिटी, वो 50 टाइम्स ज़्यादा है वाटर की, ठीक। अब क्या है, क्या डिस्कस किया हमने कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर पे हमने डिस्कशन की कि एयर के 1 लीटर के अंदर 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन है, और वाटर के 1 लीटर के अंदर सिर्फ 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है। डिफ्यूजन के बारे से अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर 8,000 गुना कम डिफ्यूजन होगी हवा के मुकाबले में। फिर क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर से 8,000 गुना ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है कि कितने कोई मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यूं 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 है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये यूं 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 करीब 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 करीब। तो जब किसी चीज़ को इसमें से गुजरना होगा तो बहुत रेजिस्टेंस, बहुत टकरा टकरा के गुजरेगी, तो देर से गुजरेगी, तो इनके दरमियान फ़र्क कितना होगा, 8,000 गुना फ़र्क होगा। फिर विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी 50 गुना एयर से ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी ये डिस्कशन ख़त्म हुई कि पानी की, वाटर की यूटिलाइजेशन का क्या फ़ायदा है हमें एज अ मीडियम ऑफ रेस्पिरेशन, और क्या नुकसान है। और हमने फिर ये देखा, जब हमने इसको कंपेयर किया एयर के साथ, तो हमें पता चला कि एयर एक बेटर मीडियम है, इसलिए हमारा इंसानों के अंदर जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो विया एयर है। फिर उसके बाद अगर हम प्लांट्स की डिस्कशन करें, अब मैं जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स की और प्लांट्स की हल्की हल्की सी डिस्कशन करके हम असल डिस्कशन हमारी ह्यूमन की है उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो जगह है, जो उसका ऑर्गन है या वो चीज़ जिससे वो सांस लेता है, रेस्पायर करता है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा।
प्लांट में क्या होते हैं? स्टोमेटा, ठीक। और स्टोमेटा कितने होते हैं? तकरीबन 40% ऑफ सेल की जो है ना वो जगह स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा छोटे छोटे स्पेसेस हैं, छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर, प्लांट्स के, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन अगर हम देखें हाइड्रा की, ठीक है, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट से शुरू करते हैं। हाइड्रा की अगर रेस्पिरेशन देखें तो हाइड्रा में क्या होता है, कोई ख़ास मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन हो रही होती है उसकी स्किन पे, ठीक है। कोई मैकेनिज्म या कोई ऑर्गन, नो स्पेशल ऑर्गन हाइड्रा के अंदर, नो स्पेशल ऑर्गन उसके अंदर कुछ नहीं होता। फिर अगर अर्थवॉर्म का देखें तो अर्थवॉर्म, केचुआ जो होता है वो कहाँ से लेगा रेस्पिरेशन, कहाँ से करेगा? स्किन से। अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच की कहाँ से होती है? कॉकरोच की रेस्पिरेशन होती है स्पाइरेकल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर स्पाइरेकल्स और ट्रेक्यूल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम फिश की देखें तो फिश में होती है गिल्स जो कि कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से। अगर फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग की रेस्पिरेशन कहाँ से होती है? फ्रॉग में अच्छी खासी मॉडिफाइड डेवलप्ड रेस्पिरेशन होती है, तो उसके लिए 2-4 जगहों से वो लंग से कर सकता है, स्किन से कर सकता है और अपने बक्कल चेम्बर से कर सकता है, ठीक है। ये हो गई फ्रॉग की डिस्कशन। उसके बाद हम अगर बर्ड पे आए तो बर्ड की रेस्पिरेशन के लिए, यानी जो परिंदे होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन सी जगह होती है? परिंदों में होते हैं पैराब्रोंकाई, ठीक है, और एयर सैक्स होते हैं। बर्ड्स में क्या होते हैं? परिंदों में या एवीज के जो ग्रुप है उसमें पैराब्रोंकाई और एयर सैक्स, ठीक है। ये अभी इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं रहा रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, मगर ये बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि लोअर से ऊपर, लोअर ऑर्गेनिज्म से इनवर्टिब्रेट से फिर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स की तरफ जब हम जा रहे हैं तो किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन चेंज हो रहे हैं। पर प्लांट्स जो थे, पौधों में स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख होते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है, और 40% ऑफ वो लीफ को कवर करते हैं। फिर हाइड्रा में कोई खास मैकेनिज्म, कोई खास ऑर्गन नहीं होता। फिर अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होती है, कॉकरोच में स्पाइरिकल्स के थ्रू, फिश में गिल्स के थ्रू, फॉर फ्रॉग्स में लंग, स्किन और बकल चैम्बर। बकल BUCCAL, जहाँ पे लफ्ज बकल है इसका मतलब होता है ओरल, ओरल या मुंह से रिलेटेड, ओरल कैविटी, बकल चैम्बर से रिलेटेड। बर्ड्स में कहाँ से होती है? पैराब्रोंकाई और एयर सैक्स होते हैं। बर्ड्स में क्योंकि हवा में उड़ना होता है तो उनका तो थोड़ा डिटेल्ड मैकेनिज्म है, अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो हम अपनी डिस्कशन अगली ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करेंगे। अब इसके बाद मैंने सिर्फ किससे छोड़ दिया? ह्यूमन को, क्योंकि उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। मगर ह्यूमन का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा होगा? लंग्स, ठीक। तो हम किस तरह से ऊपर गए? पहले हमने एक जो है प्लांट को, किंगडम प्लांटी को डिस्कस किया, फिर हमने एक इनवर्टिब्रेट को डिस्कस किया, फिर हम चले गए किंगडम एनालिडा, फाइलम एनालिडा में। उसके बाद हम आर्थ्रोपोडा में चले गए, कॉकरोच को हमने डिस्कस किया, फिर हम फिश में चले गए, फिर हम फ्रॉग यानी एम्फीबियंस में चले गए। तो इस तरह से हमारी थोड़ी सी एक वेराइटी ऑफ डिस्कशन हो गई। फिर जब हम होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे इसी तरह से अर्थवॉर्म में जो उसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया होता है, कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट देखेंगे। और ह्यूमन में किडनी होता है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके चीज़ों को और नीचे से ऊपर एक ऑर्डर में पढ़ा करें तो फिर वो याद रहती हैं और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी एक ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन के क्या होती है, किस तरह से होती है, एक कंसेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हमारी डिस्कशन होगी ह्यूमन के ऊपर और सारी डिटेल सारी हम उसी के मैकेनिक्स को, उसी के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आज की डिस्कशन हमने आज काफ़ी जो मेजर डिस्कशन की वो की कि मीडियम क्या है, एयर क्यों बेटर मीडियम है, वाटर क्यों बेटर मीडियम नहीं है, और हमारी डिस्कशन थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या है। फिर मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक कंसेप्ट दूँ पूरा सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे पहला लेक्चर रेस्पिरेशन चैप्टर का ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन की डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।